अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में आई ट्राइड माय बेस्ट, लाइक कोई अगर बंदा सोचता है कि यार उसने जर्मनी जाना है या जर्मनी कैसे जाया जाता है, जर्मनी का प्रोसेस क्या होता है और जर्मनी के लिए क्या चाहिए होता है, क्या नहीं चाहिए होता। तो ये एक पूरा खुलासा है। लाइक इसमें मैं बेसिक्स बड़े डिटेल में समझाऊँगा और आप वीडियो को 1x या 2x पे भी देख सकते हैं कि आपके पास का टाइम नहीं है। अ, पहला सवाल, आर यू श्योर यू वांट टू गो टू जर्मनी? अगर तो यस या आपका एक ऑप्शन है तो आप इसको लाजमी देखें। आपके माइंड में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है। मैं इसमें फाइनेंसिस डिस्कस नहीं करूंगा कि कितनी कॉस्ट आ रही है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैंने अपने हिसाब से इसको 6 फेजेस में डिवाइड किया है कि जर्मनी का प्रोसेस अगर किसी ने करना है, वो उसके माइंड में एक रोड मैप क्या होना चाहिए। लाइक दिस इज अ रोड, लाइक जो हम 5 फेजेस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट, बेसिक प्लानिंग एंड रिसर्च। इसमें हम देखते हैं क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट 3 टिप्स, ये मेरी मोस्ट फेवरेट टिप्स हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं या मेरे चैनल को देखते हैं, इन 3 टिप्स को आपने घोल के पानी में रोज पीना है। जिस जिस दिन आप नहीं पिएंगे आपको डांट पड़ेगी। पहला, स्टार्ट अर्ली। आपसे कोई पूछता है ना, कि आप मुझसे पूछते हैं कि प्रोसेस कब स्टार्ट करना है, मैंने कहना है अभी करो, अभी के अभी स्टार्ट कर दो, सारे काम छोड़ दो। वजह क्या है? जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपका फायदा है, आपकी चीजें सीधी रहेंगी। जितना लेट स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्सिटीज उतनी बढ़ती रहेंगी, और आप क्यों चाहेंगे कि अपना प्रोसेस आप खुद कॉम्प्लेक्स करें? तो इसलिए जितना जल्दी, इवन आपने अगर अगली विंटर के लिए भी अप्लाई करना है, मैंने कहना है आज ही स्टार्ट कर दो। बड़ा सिंपल आंसर है। दूसरा, यूनिवर्सिटीज जितनी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं उससे ज़्यादा करें। इस चीज़ में तो कोई वो नहीं है, छूट नहीं है। नहीं नहीं शॉर्टलिस्ट करेंगे आपको डांट पड़ेगी। और गूगल शीट बनाएं। मैं बच्चों को कहता हूँ कि शॉर्टलिस्ट करो, वो मुझे इस तरह की डायरीज में ना इस तरह का गंद मार के दे देते हैं, भाई ये देख ले, ये हमने शॉर्टलिस्ट कर ली है। इस तरह नहीं करें, अपने लिए एक अच्छी सी गूगल शीट्स बनाएं। मैंने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई हुई है और मेरी मोस्ट फेवरेट वीडियो है, वो देखें। उस पर शॉर्टलिस्ट करें गूगल शीट के ऊपर, एक्सेल पे नहीं करें यार। दूसरा ये कि अप्लाई अर्ली। ये ना वेट करें कि एप्लीकेशन बंद होगी या होने वाली होगी तो हम अप्लाई करेंगे। आप एप्लीकेशन स्टार्ट होने का वेट करें और अप्लाई कर दें, कहानी खत्म। आप क्यों परेशान होने का वेट करना चाहते हैं? तो ये 3 टिप्स हैं, ये आप लिख लें, नोट कर लें, तवीज़ बना के गले में लगा लें, घोल के पी लें। इनको आपने नहीं भूलना कभी भी। ये 3 टिप्स मैंने 3 साल में सीखी हैं। मैं आपको 2 मिनट के अंदर समझा रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। कुछ आपके लिए सवालात हैं जो बच्चे पूछते हैं या आपको पता होना चाहिए। जर्मनी क्यों? या आपने डिसाइड अगर कर रहे हैं जर्मनी को, आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी क्यों आना है। मैंने क्यों डिसाइड किया? एजुकेशन फ्री है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई बहुत अच्छी है, विदाउट एनी सिंगल ट्यूशन फी। 1 यूरो भी नहीं लेते आपसे पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। और इसके अलावा यूरोप की एक्सेस है, प्रोसेस बहुत इजी है। अगर आप जल्दी करें, पाकिस्तान से भी एडमिशन लेना मुश्किल होता है लेकिन मिल जाता है। गोल लॉन्ग टर्म में आप कह सकते हैं कि आपकी सेटलमेंट होने के चांसेस होते हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ पीआर, पासपोर्ट, अगर आप जर्मन B1 तक कर लें। और वेयर यू वाना सी योर सेल्फ आफ्टर 3-4 ईयर्स। यानी ये ना हो कि आप 3 साल बाद यहाँ पे रह लो, मास्टर्स कर लो, आप फिर पूछ रहे हो वसीम भाई अब कहाँ जाना है, क्या सीखना है। तो आपने प्लान 2 साल का नहीं करना, आपने प्लान 2-3 साल के बाद का भी करना है। डू यू नीड आइट्स और नॉट? ये सवाल कसम से मेरे ख्वाबों में भी आता है, मैं आपको कैसे बताऊं। ये सवाल का जवाब बड़ा सिंपल है। आप आइट्स करें, नहीं भी चाहिए फिर भी करें। आपकी इंग्लिश बेहतर होगी, आपकी प्रोफाइल बेहतर होगी, आपको फायदा होगा। लेकिन फिर भी आपको सुकून नहीं आ रहा कि आइट्स चाहिए या नहीं चाहिए, अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करें, यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट चेक करें कि आपको आइट्स चाहिए या नहीं चाहिए। ये हाउ टू शॉर्टलिस्ट यूनिवर्सिटीज फॉर जर्मनी, वसीम इज हियर लाइक अ प्रो, ये वीडियो देखें। आपका ये कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर होगा, उसके बाद आप नहीं पूछेंगे कि ये आइट्स चाहिए कि नहीं चाहिए। आपको पता है कि जर्मनी में अगर आपने पढ़ना हो तो आपको ब्लॉक काउंट चाहिए होता है। ये दिखाने के लिए, जिस तरह यूके में आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए ना, उस तरह जर्मनी के लिए आपको ब्लॉक अमाउंट चाहिए कि यस, मैं अपने फाइनेंसिस को बियर कर सकता हूँ पूरा साल। तो बेसिकली ये 12,000 यूरो का ब्लॉक अमाउंट चाहिए होता है। हर वो 12,000 यूरो आपके ब्लॉक हो जाएंगे जर्मनी में। हर महीने 1,000 यूरो 1,000 यूरो आपको वापस मिलता रहेगा। वो पैसे आपके हैं,
कोई बंदा आपसे पैसे नहीं लेगा, वो आपके पैसे हैं। 1-1 हज़ार यूरो आपको वापस मिलता रहेगा। एक्सपेंसेस फॉर स्टडिंग इन जर्मनी, टोटल एक्सपेंसेस जो हैं वो ब्लॉक अकाउंट 12,000 यूरोज़ के अलावा आपके मेरे हिसाब से 2000 यूरोज़ तक लग जाता है, 2000 या 3000 तक। हाउ यू कैन लर्न अबाउट द प्रोसेस, वसीम इज़ हियर, चैनल पे जाएँ, वीडियोज़ देखें, जितने मर्ज़ी सवालात करें, लेकिन वीडियोज़ देख के सवालात करें। कनेक्शन विद स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो स्टूडेंट्स अपना कंसल्टेंट से प्रोसेस करवाते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता कौन कहाँ पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कनेक्शन नहीं होता, नेटवर्क नहीं होता। उनको पता लग रहा होता है बस मेरा एजेंट काम कर रहा है, क्या काम कर रहा होता है कुछ पता नहीं है। तो इसलिए जब आप प्रोसेस कर रहे हैं, आपका उन सब स्टूडेंट्स से कनेक्शन होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, ताकि आप जब जर्मनी आएँ, आप अपनी एक पूरी आर्मी लेके आएँ। अब आपको मज़े की बात बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, लेकिन जिस सिटी में मैं हूँ, वहाँ पे कम से कम 30-40 लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तानी, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। डू यू नीड अनदर डॉक्यूमेंट फॉर सेकंड ईयर? यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। देखो, ये चीज़ है जो कोई नहीं बताता। आपको वीज़ा मिलेगा 1 साल का या 6 महीने का। आप यहाँ पे आ गए, वीज़ा मिल गया, तो आपने नेक्स्ट ईयर जो अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना होता है, तो वो या तो आपने, ये सिटी टू सिटी वेरी करता है, ये भी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैं फिर भी बता दूँ कि कुछ सिटीज़ में आपको ब्लॉक अमाउंट दोबारा चाहिए होता है, कुछ सिटीज़ में आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, उसकी बेस पे आपका एक्सटेंड हो जाता है। कुछ सिटीज़ में इवन आप जो पहले ब्लॉक अमाउंट लेके आ रहे हो, उसी के बेस पे आप एक्सटेंड भी करवा सकते हो। ये समझ नहीं आया तो आप मेरी पूरी वीडियो देखो, रेज़िडेंट परमिट के ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई हैं 20 मिनट की, आपके सवालात ऐसे क्लियर होंगे जैसे टस आ जाएगी आपको। फिर है जर्मनी में 2 इंटेक्स आती हैं, जो मेन इंटेक्स हैं। अगर उनकी मैं बात करूँ, समर और विंटर। समर की क्लासेस स्टार्ट होती हैं अप्रैल में, विंटर की क्लास स्टार्ट होती हैं अक्टूबर में। एप्लीकेशन फेज़, अच्छा यहाँ पे मैंने यूट्यूब वीडियोज़ काफ़ी देखी हुई हैं, तो वो सब लोग कहते हैं कि एप्लीकेशन स्टार्ट होगा सितंबर और अक्टूबर में। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगस्त से आप लोग स्टार्ट करें। इवन एप्लीकेशन सितंबर से स्टार्ट होता है, लेकिन आप अगस्त से स्टार्ट करें, आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। एप्लीकेशन फेज़ लोग कहते हैं ये स्टार्ट होता है मार्च अप्रैल में, मैं कहता हूँ दिसंबर से स्टार्ट होता है। वजह ये है, दिसंबर में 2-3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो अपने एडमिशन्स ओपन कर लेती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि यार आपने जनवरी में भी तो स्टार्ट करना है ना, फरवरी में स्टार्ट करना है, तो आप दिसंबर में स्टार्ट कर लो। लैंग्वेज सीखो, एप्लीकेशंस करो, शॉर्ट लिस्टिंग करो, ताकि आपको आसानी हो। और ये 30 दिसंबर तक आप माइंड में रखें, जून तक माइंड में रखें। वैसे अगस्त तक एप्लीकेशन चलती हैं विंटर इनटेक की, लेकिन आपके माइंड में जून होना चाहिए। विंटर इनटेक ज़्यादा इसलिए बेटर है क्योंकि कोर्सेज़ ज़्यादा होते हैं, एडमिशन चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि कोर्सेज़ ज़्यादा हैं। समर इनटेक बहुत बेहतर है, लेकिन उसमें कोर्सेज़ थोड़े से कम होते हैं, बस ये थोड़ा-सा मसला है। ठीक है? बात यही है कि प्रोसेस अपना जल्दी स्टार्ट करें, और कुछ नहीं मैं कहना चाहूँगा। और यस, चेक योर एलिजिबिलिटी। मास्टर्स के लिए अगर आपने 2+2 ईयर्स वाली डिग्री की हुई है, तो आप एलिजिबल तो होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको तंग करते हैं, वो कहते हैं आप एलिजिबल नहीं हैं, आप हैं, क्योंकि जो सेकंड 2 ईयर्स होती है उसके साथ मास्टर्स लगता है। और कभी-कभी ऐसे होता है कि पहली 2 ईयर्स में आपने कुछ एफए किया होता है, सॉरी बीए किया होता है सिंपल, अगली में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ ली है, तो उसमें थोड़ा-सा मसला होता है, लेकिन खैर आपको वो मान लेते हैं, रख लेते हैं, तो आपने थोड़ा वाइज़ली खेलना होता है। 4 ईयर्स की डिग्री है, आपने इवन मास्टर्स किया हो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इवन आपने अगर मास्टर्स या बैचलर्स के बाद गैप है, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो 5 साल का है, 6 साल का है, 10 साल का है, 20 साल का है। जिस सिर्फ़ आपके पास जस्टिफ़िकेशन होनी चाहिए कि आपका गैप कैसे जस्टिफ़ाइड है और आप दोबारा क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपने सिर्फ़ बीए किया हुआ है, फिर आप मास्टर्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर बैचलर्स के लिए, अगर आपने एफएससी, एफए, डीएई किया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट बैचलर्स में दाखिला नहीं मिलेगा। 12 ईयर्स की बेस पे दाखिला नहीं मिलेगा। अगर आपने 2 ईयर्स का बीए किया हुआ है या एडीपी जो डिप्लोमा वगैरह होता है, फिर आपका पॉसिबल है। बेसिकली आपको 13 ईयर्स की एजुकेशन चाहिए होती है पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। अगर आपके पास वो नहीं है, तो फिर आपके पास 12 ईयर्स की अगर एजुकेशन है, या तो आप लैंग्वेज कोर्स के लिए आएँगे, जिसको स्टूडेंटल कोलीग बोलते हैं, या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए आएँ, जो भाई आपका रिकमेंड नहीं करता। क्यों रिकमेंड नहीं करता? पूरी वीडियो मौजूद है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी वर्सेस पब्लिक यूनिवर्सिटी, वसीम इज़िया देखें, बड़े डिटेल में पॉइंट्स मैंने क्लियर किए हुए हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होना ज़रूरी है। ब्लॉक अमाउंट का, वीज़ा एक्सटेंशन का, प्रो टिप्स का, प्लानिंग का, कब स्टार्ट करना है, कब एंड करना है, बहुत बेसिक चीज़ें। उसके बाद सेकंड फेज़, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज़, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग। ये इतना ज़रूरी है जितना आपका साँस लेना ज़रूरी है। ओके,
ये आपका पहला स्टेप है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप गोल-गोल सबके पास घूमते रहेंगे कि मेरा कोर्स क्या है, आइट्स चाहिए, नहीं चाहिए। सिंपल सॉल्यूशन ये है, यूट्यूब पे जाएँ, लिखें हाउ टू शॉर्टलिस्ट यूनिवर्सिटीज़ फॉर जर्मनी लाइक अप्रूव सीवीएस हियर। आपकी ऐसी-ऐसी मसले क्लियर होंगे, 9 मेथड एक्सप्लेन किए हुए हैं, जो कहीं एक्सप्लेन नहीं किए हुए। ये मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ, मैंने क्योंकि उस पे मेहनत की हुई है, अपना टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो देखें, गूगल शीट्स बनाएँ। उसके बाद अपनी एलिजिबिलिटी देखें, आप उस गूगल शीट्स में डालें और ए टू ज़ी आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स तैयार करने शुरू करें, इस पे भी वीडियो मैंने बनाई हुई है। एक अपने अगर आप बैचलर्स के लिए हैं तो अपने वो डॉक्यूमेंट से टेस्ट करवा लें आईबीसीसी से, अगर आप मास्टर्स और बैचलर्स के लिए हैं तो अपने एचईसी से टेस्ट करवाएं, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों। आइट्स की तैयारी करें, आइट्स आपके चांसेस बढ़ाएगा, आप इससे नहीं भागें। 60-70 हज़ार की गेम है, आपके चांसेस डबल हो जाएंगे। इसको नहीं छोड़ें, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करना स्टार्ट कर दें। लेटर ऑफ मोटिवेशन, सीवी वगैरह कैसे पता लगेगा? जब आप शॉर्टलिस्ट करेंगे आपको पता लग जाएगा कि उस यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्यूमेंट ये वाला चाहिए या नहीं चाहिए। और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक बेसिक लाइक लाइक बेसिक डॉक्यूमेंट्स, जिस तरह से आप कह सकते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और आइट सीवी, आपके पास काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे इस पे, तो मैं इस पे डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने खुद भी वीडियो बनाई हुई है। तो ये बड़ा सिंपल सी पॉइंट है कि यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग और डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए। उसके बाद है यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फ़ेज़। आपकी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग होगी, आपको ये पता चल गया कि भई मेरा इस तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, तो आपने एप्लीकेशंस जल्दी स्टार्ट करनी है। वो आपका एप्लीकेशन फ़ेज़ स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप एप्लीकेशंस कर रहे होंगे। किस तरह करनी है? 3 तरीके हैं। एक, यूनिसिस्ट। आप यूनिसिस्ट एक थर्ड पार्टी इदारा है। यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि भाई हमसे इतना बर्डन नहीं होता, आप अपनी एप्लीकेशन भेजो यूनिसिस्ट के पास, वो इवैल्यूएशन करेगा और हमें भेज देगा। स्टूडेंट अपने अकाउंट्स बनाएँगे यूनिसिस्ट के ऊपर, यूनिसिस्ट के ऊपर एप्लीकेशन करेंगे, यूनिसिस्ट आपकी एप्लीकेशन भेजेगा यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी वापस यूनिसिस्ट को बताएगी और यूनिसिस्ट हमें बता देगा कि आपको एडमिशन मिल गया है, और फिर हम यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट हो जाएंगे जो जिनके पास एडमिशन होगा। दूसरा तरीका, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाके अपना अप्लाई करना है। जिस तरह आप पाकिस्तान में अप्लाई करते हैं, जीसी में, पीयू में, नस्ट में, जिसमें भी आपने अप्लाई करता है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ अप्लाई करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, टेस्ट करते हैं और आपका अप्लाई हो जाता है, सिंपल। तीसरा तरीका समझने वाला है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वो कहते हैं हमें वीपीडी लेके आओ। वीपीडी एक तरह से एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट होती है, जो आपको मिलती है यूनिसिस से। तो पहले आप जाते हो यूनिसिस के पास, अप्लाई किया, आपको वीपीडी मिला, वीपीडी आपने लिया और फिर जब यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आपने अप्लाई किया, जिस तरह आपने स्टेप सेकंड में अप्लाई किया, तो वहाँ पे आपको वीपीडी का एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे आपने वीपीडी अपना अपलोड करना होता है, वो ज़रूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस केस में आपका यूनिसिस्ट और यूनिवर्सिटी पोर्टल दोनों से अप्लाई हो रहा होता है। तो ये आपने अप्लाई करते रहना है, जो अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग की हुई उसके अकॉर्डिंग आपके ये सारे अप्लाई हो जाएंगे। सिलेक्शन ऑफ फाइनल कोर्स एंड यूनिवर्सिटी। लेट्स सपोज आपको 2-3 एडमिशन लेटर मिल गए हैं क्योंकि आपने कंपटीशन अप्लाई करनी है, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वीज़ा से भी, जो मैं हमेशा कहता हूँ, तो आपने कंपटीशन फ़ौरन अप्लाई कर देनी है उन एडमिशन लेटर्स की बेस पे जहाँ-जहाँ आपको मिला है। तो आपने क्योंकि फाइनल वीज़ा के लिए आपको एक लेटर चाहिए, तो आपने डिसाइड करना है अपने कोर्स इंटरेस्ट की बेस पे, सिटी की बेस पे, यूनिवर्सिटी की बेस पे कि आपको कौन-सा कोर्स पसंद है। उसकी डेट चेक कर लें, एनरोलमेंट टाइम चेक कर लें और ये भी देख लें कि क्या पता आपका वीज़ा लेट हो रहा है और वो यूनिवर्सिटी आपको कह रही है कि हमें वीज़ा चाहिए वरना आप मर्दर से फारिग हो। तो इस तरह के केसेस में आप उस यूनिवर्सिटी को या तो रिक्वेस्ट करोगे या तो उस यूनिवर्सिटी को आप ड्रॉप करोगे। तो ये चीज़ें आपने बड़े एहतियात से देखनी है। मैं आपको इस बेसिक वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ, आपके माइंड में हल्की-हल्की चीज़ें हों, तो वक़्त के साथ-साथ आप देखते रहेंगे। तो ये सिंपल सी बात है। एप्लीकेशन फ़ेज़ में आपने अप्लाई करना है, हर तरीके से अप्लाई करना है, मैक्सिमम अप्लाई करना है। उसके बाद उस यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फ़ेज़ के अंदर ही जैसे एडमिशन आए, आपने अकोमोडेशन के लिए अप्लाई कर देना है। साथ में कोर्सेज़ पे रिसर्च करते रहना है कि आपको कौन-सा कोर्स पसंद है और आपने किस कोर्स के अंदर जाना है। तो ये आपका यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फ़ेज़ हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद जब हमने पहले 3 फ़ेजेज़ डिस्कस कर लिए कि आपकी बेसिक प्लानिंग कंप्लीट है, आपको पता चल गया कि जर्मनी के प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं, आपने क्यों जाना है, कैसे जाना है, क्या चाहिए होगा, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग कर ली, एक बड़ी पिक्चर देख ली कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं,
डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए, एप्लीकेशन फेज़ स्टार्ट हो गया, एप्लीकेशन फेज़ कंप्लीट हो गया, एडमिशन लेटर आ गया। अब जब आपके पास एडमिशन लेटर आ रहा होगा या फेज़ चल रहा होगा, उस टाइम पे आपने स्टेप 4 की कंप्लीट रिसर्च आपको होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट कब मिल रही है, कैसे मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, क्या डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, वीज़ा रेशियो क्या है, क्या सवालात हो रहे हैं, सख्ती कितनी है, स्पीड कितनी, सब चीज़ें आपको एप्लीकेशन फेज़ में पता होनी चाहिए। तो अपॉइंटमेंट एंड वीज़ा प्रोसेस के ऊपर एक पूरी कंप्लीट डेडिकेटेड प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मेरे चैनल के ऊपर। इतने आसानी से और बच्चों की तरह मैंने समझाया हुआ है ना, इससे आसान और बच्चों की तरह आपको कहीं पे भी वीडियो में नहीं मिला होगा। मैंने वन बाय वन करके एक-एक स्टेप करके समझाया हुआ है, कैसे कहाँ से अप्लाई करना है। इवन आप दुबई से हैं, कतर से हैं, बहरीन से हैं, सऊदीया से हैं, इस्लामाबाद से हैं, कराची से हैं, कहीं इंडिया से भी हैं आप, बांग्लादेश से हैं, फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट वीज़ा प्रोसेस, जब आपकी ब्लॉक अमाउंट एडमिशन आ गया तो आपने देखना है कि ब्लॉक अमाउंट के अपने पैसे कब तक सबमिट करवाने चाहिए। इस्लामाबाद से तो आपने फ़ौरन सबमिट करवाने हैं। लेकिन जो आपने अपना कोरैकल या एक्सपेटियो वगैरह फिटनीबा वगैरह है, वो आपने पहले ही खोल लेना है, क्योंकि कन्फर्मेशन होने में 1-2 दिन लग जाते हैं। तो बजाय इसके कि आप वेट कर रहे हो, देख रहे हो कि क्या करूँ, कैसे करूँ, अकाउंट खोल लें, हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस ले लें, ताकि आपको वो उसके लिए वेट ना करना पड़े एनरोलमेंट वगैरह के लिए। लेकिन अकाउंट खोल के रखें। जैसे ही आपको क्लैरिटी हो, अपने फंड्स भेजें, ताकि जल्दी से आप अप्लाई करें। जितना डिले उतने मसले। अपॉइंटमेंट्स को ट्रैक करें, स्टूडेंट के साथ डिस्कस करें, अपॉइंटमेंट नंबर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कब अप्लाई करना चाहिए, कब नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो ये बड़ी डिटेल की चीज़ें, लेकिन आपको आइडिया हो कि क्या होता है। वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी हल्की-फुल्की कर लीजिएगा। आपको पता हो कि आप क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कब जा रहे हो, किस सिटी जा रहे हो, वापस आके क्या करोगे, ये बेसिक सवालात हैं। ये मैंने वीडियोज़ में एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आपका वीज़ा और अपॉइंटमेंट डिले हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, तो अपनी लेट अराइवल की पॉलिसीज़ यानी डेफरमेंट की पॉलिसीज़ चेक कर लें, ताकि आपको बाद में शौक ना लग रहा हो कि यार मैंने इतना प्रोसेस कर लिया, अब मुझे पता लग रहा है कि यार अब यूनिवर्सिटी कह रही है कि इस तारीख तक आप पहुँचो वरना फारिग हो। यूनिवर्सिटी कह रही है कि अपने डॉक्यूमेंट भेजो, यूनिवर्सिटी कह रही है अपना वीज़ा भेजो। तो पॉलिसीज़ चेंज है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, तो आपको पता होना चाहिए जिस यूनिवर्सिटी में आप दाखिला ले रहे हो, उसमें क्या पॉलिसीज़ हैं लेट अराइवल की और डेफरमेंट की। डेफरमेंट मतलब अगर आप इस सेमेस्टर नहीं जा सकते तो नेक्स्ट सेमेस्टर में उनकी क्या पॉलिसी है। क्या वो कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं, नहीं कर रहे? क्या वो आपको रखेंगे, नहीं रखेंगे? क्या आपको दोबारा अप्लाई करना होगा? ये सब चीज़ें आपने मीनवाइल आप देखते रहना है। लेट्स सपोज़ आपने ये सारा कर लिया, वीज़ा अपॉइंटमेंट, वीज़ा प्रोसेस। अपॉइंटमेंट बेसिकली क्या होता है, लाइक जब वीज़ा आपने लेना होता है तो एम्बेसी आपको आप इंटरव्यू के लिए बुलाती है। तो उस दिन के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो अपॉइंटमेंट मिलेगी तो इंटरव्यू के लिए जाएँगे, इंटरव्यू के लिए जाएँगे, इंटरव्यू होगा तो आपको वीज़ा मिलेगा। अपॉइंटमेंट नहीं है तो वीज़ा नहीं है। इटली का यही तो मसला है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो वीज़ा प्रोसेस ही आगे नहीं होता। एडमिशन एप्लीकेशन फेज़ तक सारा काम हो जाता है एजेंट्स की तरफ से, अपॉइंटमेंट नहीं आती। अपॉइंटमेंट जर्मनी फिर भी बहुत बेहतर है, अपॉइंटमेंट आएगी तो वीज़ा प्रोसेस होगा। तो इस पे बहुत शदीद किस्म का प्लेलिस्ट मैंने डिटेल में बनाई हुई है, उसमें आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका वीज़ा आ गया, देन वेलकम टू जर्मनी। इसमें भी पूरी प्लेलिस्ट है, लेकिन मैं फिर भी बता दूँ कि शॉपिंग, ट्रैवल क्या करना है, कैसे करना है, ये आपने पहले ही कर लेना है, वीडियोज़ देख लेनी है, अपनी चीज़ें देखना स्टार्ट कर देनी है। अकोमोडेशन सुपर इम्पोर्टेंट, ये आपके वीज़ा से या आपके जर्मनी आने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपने मिस नहीं करना। स्टूडेंट डॉर्म्स में जल्दी अप्लाई करना है। फ्लाइट टिकट्स बुक नहीं करनी तब तक जब तक आपका वीज़ा ना आए। लेकिन आपने अकाउंट्स बना लेने हैं कतर पे, टर्किश पे, स्टूडेंट डिस्काउंट्स, क्योंकि वो 2-4 दिन ले लेते हैं। तो आपने हर एक-एक दिन बचाना है। इनिशियल टास्क बिफोर कमिंग टू जर्मनी, आफ्टर कमिंग टू जर्मनी, ये आपने लाज़मी मेरे चैनल में वीडियो देखनी है। ये मिस नहीं करनी। इसको देखे बगैर आपने जर्मनी नहीं आना। और इसमें सिर्फ़ एक ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, अकोमोडेशन, वो होगी तो आपके काम सीधे होंगे। रेज़िडेंट परमिट के ऊपर मैंने 2-3 वीडियोज़ बनाई हुई हैं बहुत डिटेल में, वो आप लाज़मी देखें। आने से पहले ही देख लें। तो ये एक छोटा-सा था, लाइक 5 फ़ेजेज़ का है, प्लानिंग हो गई है, आपको पता चल गया है कि जर्मनी के प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, रिसर्च हो गई है। उसके बाद आप ज़ाहिर-सी बात यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग करेंगे, एक बड़ी पिक्चर देखेंगे आपको किस-किस तरह के कोर्स ऑफ़र हो रहे हैं, या आप कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद एक एप्लीकेशन फ़ेज़ चलेगा, आपने जहाँ पे एप्लीकेशंस करनी होगी सिर्फ़, और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आप जैसे ही एडमिशन आएगा, वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने, अपॉइंटमेंट ले लेनी है। जर्मनी आ जाएँ। देखें कितना आसान प्रोसेस है। जर्मनी डिसाइड कर दिया कि आपने जर्मनी जाने ही जाना है। यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट किया, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, ब्लॉक अमाउंट सबमिट किया, इंटरव्यू दिया, वीज़ा आया, जर्मनी आ गए। इसमें और कुछ भी नहीं है जो आपने सीखना है, देखना है, करना है। ये बहुत आसान प्रोसेस है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप इन 3 टिप्स पे फ़ोकस रहें और आपको पता हो कि आप जर्मनी क्यों आ रहे हैं, अपनी जर्मन लैंग्वेज का सामना करना है। यकीन मानें आपकी ज़िंदगी आसान है। तो ये वीडियो बहुत बेसिक है,
इसमें बहुत डिटेल चीज़ें नहीं बताई, एक सिंपल एक ओवरव्यू बताया कि किस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हो या हम करते हैं। तो कोई भी मसला है, ये वीडियो देखने के बाद यू कैन आस्क एज़ मच एज़ जो क्वेश्चंस यू वांट, लेकिन वीडियोज़ देख लें ताकि आपके क्वेश्चन बड़े पढ़े-लिखे और सुलझे हुए हों। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है, जिनको जर्मनी की एबीसी नहीं पता कि प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो उम्मीद है कुछ समझ आया होगा। अगर कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, क्रिटिसिज़्म है, पॉजिटिव, नेगेटिव एनीथिंग, प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स ताकि मैं उससे सीखूँ। मैं सीखूँगा तो मैं ज़्यादा अच्छा सिखा सकूँगा। उम्मीद है कि मज़ा आया होगा। मिलते हैं फिर कभी। अल्लाह हाफ़िज़।